राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और हमारे साथ हैं आज बेहद ख़ास मेहमान कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव। राजू श्रीवास्तव हंसी के उस्ताद। आम और बेहद मामूली जीवन स्थितियों से हास्य पैदा करने का हुनर राजू ने तभी सीख लिया था जब वो स्कूल में सत्य प्रकाश श्रीवास्तव थे। कानपुर के एक साधारण परिवार में जन्मे राजू की जिंदगी खुद कितनी कहकहों से भरी रही या कैसी रही जिंदगी की जद्दोजहद, ये जानने के लिए हमने उन्हें राज्यसभा टीवी के स्टूडियो बुलाया। हंसाने के लिए हजार हिकमतें करने से शुरू हुआ राजू श्रीवास्तव का कॉमेडी करियर आज उस मकाम पर है जहां पहुंचने के ख्वाब हर युवा स्टैंड अप कॉमेडियन देखता है। राजू श्रीवास्तव के संघर्षों की कहानी अगर आज पाठ्य पुस्तकों तक जा पहुंची है तो इसकी वजह उनकी वो प्रखर दृष्टि है जो आम रोजमर्रा की जिंदगी में गुदगुदाहट के मौके तलाश लेती है। मिलिए जमीन से जुड़े एक असाधारण हंसोड़िए राजू श्रीवास्तव से। मैंने टैक्सी वाले से कहा, अरे भैया इंडिया गेट चलोगे? हाँ साहब, चलने का दिल तो हमारा भी है, मगर एक परेशानी है, अगर हम आपके साथ चले गए तो टैक्सी का ध्यान कौन रखेगा? स्वागत है बहुत बहुत राजू श्रीवास्तव प्रोग्राम में। नमस्कार। नमस्ते राजू जी, मुझे बताइए कि हंसाने का ये जो कारोबार जिससे आजकल आपकी रोजी रोटी चलती है जी, क्या यही करने का आपने बचपन से ही, जब से होश संभाला, यही सोचा था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। हर बच्चे की तरह मेरा भी बचपना था। हाँ, लेकिन अब मैं याद करता हूँ तो थोड़ा शरारती, थोड़ा कभी अपने टीचर की, अध्यापक की नकल करना, उनको इमिटेट करना, और उसकी वजह से कई बार डांट भी पड़ी। तो इस तरह की हरकतें मैं किया करता था, लेकिन मुझे ये नहीं था कि यही बाद में मेरा प्रोफेशन बन जाएगा या इसी में लोग मुझे इतना प्यार करेंगे या नाम हो जाएगा। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। और जब मैं छोटा था तो मुझे क्रिकेट की कमेंट्री सुनाने का बहुत शौक़ होता था। तो स्कूल टू स्कूल जो क्रिकेट मैच होते थे उसमें कमेंट्री के लिए मुझे ले जाते थे लोग। तो लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि यही मेरा पेशा बनेगा। तो वो कौन सा मोड़ या कौन सी ऐसी घटना रही होगी जिस घटना के बाद आपने ये शिनाख्त किया होगा अपने अंदर कि ये आपका करियर बन सकता है? मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र श्रीवास्तव जी, तो वो बलई काका के नाम से वो कविताएं करते थे। तो कवि सम्मेलन में जाते थे तो मैं उनकी डायरी झोले से निकाल के पढ़ लेता था। ये कौन सी जगह थी? ये मैं कानपुर की बात कर रहा हूँ। तो वैसे तो आपके फादर का रिश्ता उन्नाव के साथ रहा अगर देखा जाए तो। हाँ, लेकिन बाद में हम लोगों ने जो घर बनाया, हाँ घर बनाया जहाँ पापा की नौकरी लगी कानपुर कचहरी में, तो फिर हम कानपुर के हो गए। ये चल रहा था और घर में टेंशन तो चली रही थी कि ये तो कभी खड़े होकर गाना सुनाने लगते हैं, कभी कविता सुनाने लगते हैं, कभी चुटकुले सुनाने लगते हैं। कोई स्कूटर से आता है, इनको लिवा ले जाता है कि चलो आज फलाने के यहाँ बर्थडे है, वहाँ सुनाना। हमें तो ताली मिलती थी तो हम चले जाते थे। तो वहाँ से रात रात लौटते थे, देर रात। तो अम्मा बहुत गुस्सा आती थी कि ये कौन सा काम कर रहे हो जिसमें तुम रात को 1:30-2 बजे आते हो। तो सब ये समझते थे कि मजाक कर लेता वो तो ठीक है, लेकिन जाना तो चाहिए सरकारी नौकरी में, या तो रेलवे में जाओ या बैंक में जाओ या पॉलिटेक्निक करो, IIT करो, सरकारी नौकर बन जाओ। तो इस तरह से काफ़ी जद्दोजहद चल रही थी, एक संघर्ष चल रहा था घर में। लेकिन मुझे तालियां मिल चुकी थी और शौक़ मुझे लग चुका था। इन्हीं दौरान मैंने अमिताभ बच्चन की फिल्म देख ली, और पहली फिल्म मैंने देखी शोले। अमिताभ बच्चन का मेरे ऊपर बहुत असर हो गया। उनकी तरह चलना, उठना, बैठना मुझे बहुत अच्छे लगे। तो जहाँ मैं जाऊँ लोग बोले अमिताभ का डायलॉग सुनाऊँ, तो कभी मैं लावारिस का सुनाऊँ, कभी मुकद्दर का सिकंदर का सुनाऊँ, कभी मेरे अंगने में गाना गाऊँ। इस तरह से मैं धीरे धीरे मिमिक्री और इस फील्ड में घुसता चला गया।
पापा ज़रूर, चूँकि वो कवि थे, तो इसलिए दबे दबे ही सही, लेकिन अंदर से उनकी एक सहमति थी। लेकिन अम्मा की वजह से वो भी ज़्यादा बोल नहीं पाते थे। तो जैसा कि मैंने पूछा कि वो कौन सा मोड़ था जहाँ से फिर आपने कहा कि अब यही आपका करियर हो? बिल्कुल, मुझे लगा कि यार अम्मा से जब पैसे मांगो, उस वक्त 2 रुपए मिलते थे, तो या किताब के पैसे मांगो या किसी चीज़ के पैसे मांगो तो बोलती थी खुद कमाओगे तब जानोगे। तो मुझे ये हमेशा पिंच होता था, खुद कमाओगे तो जानोगे। तो जब अमिताभ की मिमिक्री करके अमिताभ की मिमिक्री की, दीवार का डायलॉग सुना है, तो मुझे उसमें पैसे मिल गए। पहली बार किसी ने मुझे 50 रुपये 50 रुपीज़ दिए। तो मुझे लगा अरे ये तो काम है, इसमें पैसे मिलते हैं। मैंने उस आदमी से दोबारा कंफर्म किया कि आपने मुझे दिए हैं कि रखने के लिए दिए हैं? तो बोले नहीं, मैंने दिए हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार इस आदमी ने स्टेज पे भी लाया और मुझे अपने स्कूटर में बिठा के भी लाया, चाय भी पिलाई और माइक भी दिया और तालियां भी मिली और पैसे भी दे रहा है। तो बोले हाँ, ये तो बहुत सारे लोग इससे कमाते हैं। तो बड़ी एक ताकत मिल गई। और दूसरे दिन हमने अम्मा से कहा कि वो जो किताब लानी थी ना हमें साइंस की, वो हम ले आए अपने पैसे से। तो वो हमें मिमिक्री शो के पैसे से। तो मुझे और ज़्यादा मैं उसमें घुसता चला गया और धीरे धीरे हंसाने लगा सबको और कॉमेडियन बन गया। ये तो हुई कानपुर की बात, लेकिन कानपुर शायद आपके काम के लिए एप्रोप्रिएट बाज़ार नहीं था शायद, इसके लिए आपको कहीं और जाना पड़ा। बिल्कुल। वो क्या कहानी है? मैं जब अब कानपुर एक छोटा सा शहर, वहाँ मैंने 2-4 प्रोग्राम कर लिए तो सब जानने लगे। तो मैंने सोचा अब इसके आगे क्या। हमने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ अगर 2-3 साल और अब दूंगा, 5 साल और दूंगा तो लखनऊ में भी लोग जानने लगेंगे, आगरा में भी जानने लगेंगे, झांसी में जानने लगेंगे, इलाहाबाद में भी, गोरखपुर में भी। इससे आगे क्या। तो फिर समझ में आया बॉम्बे। अब मुंबई में आया कि भाई मैं फिल्मों में तो कोई जानता नहीं, तो चांस कैसे मिलेगा, और जब तक चांस नहीं मिलेगा तो खाएंगे क्या। तो हमने कहा कौन सा साल था जब आप बम्बई आए? 82 1982 82 में जब आप बम्बई आए, और ख़ास तौर पर अभी हम चूँकि बम्बई आपके लिए एक काम का, स्ट्रगल का और सपनों का एक शहर है और उसके जुड़े हुए काफ़ी दिलचस्प किस्से होंगे, लेकिन इस वक्त हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बातें जारी रखेंगे कॉमेडी किंग राजीव श्रीवास्तव के साथ। तो कई बार हम छेड़ने के लिए उससे कहते भी थे, अरे क्या सुन रहे हो यार, बंद करो, कोई गाना वाना लगाओ, हेलो कोई गाना लगाओ, ये क्या सुन रहे हो? अरे साहब सुनिए, अभी मजा आएगा, बहुत बढ़िया किया है, अरे इतना हंसाता है कोई श्रीवास्तव है, ऐसा आता है कि तबीयत मस्त हो जाता है। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आज हमारे साथ हैं कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव, जिनकी शक्ल देखते ही आपको हंसी आ जाती है, लेकिन इस वक्त हम उनसे उनकी ज़िंदगी के स्ट्रगल और उनकी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में बातें कर रहे हैं। राजू श्रीवास्तव, आपने कहा कि कानपुर से फिर आप बम्बई आ गए और ये सन 82 के आसपास का कोई साल था। और तब मैंने अपने आप से बात किया कि मैं ऐसा कोई लड़का नहीं हूँ कि जब तक बॉम्बे में मैं स्ट्रगल करूँगा तब तक पैसा घर से आए। तो हमने कहा कि ओके, ये जो मेरा मिमिक्री है, जो मैं एक्टरों की नकल करता हूँ, नेताओं की नकल करता हूँ, तो हमने कहा मैं बॉम्बे जाके वहाँ जो लोकल ऑर्केस्ट्रा होंगी, म्यूज़िकल ट्रूप जो होंगे, तो उसमें मैं जाके शामिल हो जाऊँगा, उनको अपने सुनाऊँगा, मैं इतनी आवाज़ें निकाल लेता हूँ, तो वो हमें कहीं ना कहीं रख ही लेंगे। हमने वो तो रात में होंगे, तो रात में वहाँ से पैसे मिल जाएंगे और फिर दिन में मैं बड़े मज़े से सब फिल्म वालों के पास जाऊँगा, फिल्मों में काम मांगने के लिए। लेकिन करते 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 इसमें जब 2005 में लाफ्टर चैलेंज आया और वो इतना हिट हो गया और मेरे कुछ ऑडियो कैसेट्स चुटकुलों के, कहानियों के इतने मशहूर हो गए कि
उसमें और छटपटाहट होती थी कि मैं जिस ऑटो रिक्शा में बैठा हूँ उसमें मेरे ही ऑडियो कैसेट बज रहा है और वो मज़े ले रहा है ड्राइवर, और उसको मालूम नहीं कि ये जो पैसेंजर है इसी की आवाज़ है। तो कई बार हम छेड़ने के लिए उससे कहते भी थे, अरे क्या सुन रहे हो यार, बंद करो, कोई गाना वाना लगाओ, हेलो कोई गाना लगाओ, ये क्या सुन रहे हो? अरे साहब सुनिए अभी मजा आएगा, बहुत बढ़िया किया है, अरे इतना हंसाता है, कोई श्रीवास्तव है, ऐसा हंसाता है कि तबीयत मस्त हो जाता है। देखा मैंने, ये उल्टा हो गया मेरे साथ। अब फिल्में मेरे लिए हो गई साइड में, ये जो मेरे लाइव शोज हैं या टीवी शोज हैं ये मेन बन गया, प्रमुख। ये तो लेकिन राजू जी 2005 आते आते हुआ ना। लेकिन ये जो बीच का अरसा है, इसमें ये भी जानना दिलचस्प होगा कि आपके सामने और कौन से आदर्श थे। एक होता है ना कि भाई जैसा उसने किया। पहली बात तो बच्चन साहब के बारे में सुन रखा था कि बहुत टाइम के पंचुअल हैं, बड़े डिसिप्लिन्ड हैं, समय से पहुंचते हैं, तो वो मेरे आइडियल बन गए। उनकी फिल्मों का तो मैं दीवाना था ही। तो शुरू में तो लोग मुझे जूनियर अमिताभ के नाम से अपने शोज़ में ले जाते थे। कहीं भी कार्यक्रम होते थे तो जूनियर अमिताभ, राजू श्रीवास्तव, और मैं ऐसे करके एंट्री लेता था अमिताभ की स्टाइल में, और गाना वाना वही सब गाता था। हाँ रंग बरसे भीगे चुनार वाले रंग बरसे, हाँ रंग, अरे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। लेकिन फिर धीरे धीरे मेरी समझ में आ गया बहुत जल्दी कि किसी और की मिमिक्री करके, किसी और के कंधे पे बंदूक रख के कितने दिन चलेगा। हम इस एहसास पर पहुंचने में कितना टाइम लगा? मुझे लगा 82 में पहुंचा था और 87 के आसपास मुझे लगा 4-5 साल में आपको ये अंदाज़ा हुआ कि आपको अपना एक स्टाइल डेवलप, मेरा अपना स्टाइल होना चाहिए, नहीं तो मैं गुम हो जाऊंगा। तो फिर उस दौरान फिर मैंने एक आइटम क्रिएट किया जो मेरे साथ हुआ था। मैंने पहली बार शोले देखी थी, तो मैंने कहा एक गांव का आदमी सचमुच जो शोले देखने जाएगा तो उसके रिएक्शन क्या होंगे। तो बहुत सारे उसमें मेरे तजुर्बे थे जो मैंने उसमें डाल दिया और उसको स्टोरी के रूप में बना लिया। तो उसके कहानी का एक हिस्सा था, बोलता है वो कैरेक्टर, अरे शोले बहुत बढ़िया दिखाया है, समझे यादव जी, ए मिश्रा शोले बहुत बढ़िया है, खेला अच्छा है। शोले में कहा है बसंती घोड़ो बैठी है, समझे, और घोड़ा दौड़ा रहे, गट घोड़ा दौड़ा रहे, हम घबरा गए, अरे हमका कहीं घोड़ा निकल कुर्सी में ना आ जाए। हमरे बगल में संगठा बैठे रहे, कहे बैठो भैया ये सनीमा है। अरे हमका तोका मालूम सनीमा, हमका मालूम सनीमा, घोड़वा तो नहीं मालूम सनीमा। मगर शोले में जो है बच्चनों का काम जोरदार रहा। जय नाम रखे रहे, जय जो रहे हैं ठाकुर की बहुरिया पे लाइन मारते रहे। वो ऐसे ऐसे बत्ती बुझाती रहती लालटेन के, ये बाजा बजाते रहे, हम कहा लगे रहो हम सब भैया लोग तोरे साथ है। मगर गब्बरवा बहुत खूंखार दिखाया है, कुत्ता गिरी काम किया गब्बरवा। हाँ दोस्त को जुदा किया गब्बरवा। हाँ दांत खराब है पगलवा के, हमको मिल जाए गब्बरवा तो 2 घूसा हम लगाई। हाँ जय का जान लिया रहा गब्बरवा। अरे अच्छा दोस्त रहा, दोस्त को जुदा किया है। तो जब आखिरी फिल्म का आखिरी में धर्मेंद्र जब मारता रहा गब्बरवा का, हम बैठे रहे सनीमा हाल में, हमको मारो 2 घूसा हमारी तरफ से, ससुरा के टांग पे टांग धर के चीर दे, गब्बरवा की छाती बैठ के चरचरा दे ससुरा के, मारो 2 घूसा। इतने जोश में आ गए कि कुर्सी का पाया का दोनों का पाया निकाल दिया रहा। तो ससुरा वो गेट कीपर जो खड़ा रहा वो देख कुर्सी तोड़ दिया, तो हमरे 2 झापड़ मारे। ये कहा हमारे पता नहीं चल रहा, मगर शोले में खेला अच्छा दिखाया है, जोरदार सनीमा है। ये मेरा पहला हास्य प्रसंग था जिसमें किसी फिल्म स्टार की मिमिक्री नहीं थी। गजल वालों को मैंने देखा है, गजल वाले जैसे ही हारमोनियम के पास आते हैं और 150 रुपए का शॉल जैसे ही ओढ़ा, इतने तमीज में आ जाते हैं, इनसे मीठा आदमी तो कोई है ही नहीं। आवाज भी बेस डाल देते, बेस। ख़वातीन हज़रात जरा गौर फरमाइए। ऑडियंस में कोई खड़ा हुआ, अबे घर पे ऐसे ही बोलता है, नॉर्मल बोलना है। जरूर बहुत अच्छी फरमाइश है इनकी। आहा क्या बात है, ऑडियंस में कोई खड़ा हुआ, तू ही मजे ले ले।
हम लोग घास छीन ले आए। जरूर जरूर, बहुत अच्छी फरमाइश, इनको भी उठाइए। जरूर जरूर। जनाब कतील शिफाई का शेर है, जाने से अख्तर जावेद खतर जाने से वो सामने आया। उर्दू के बहाने थूकना नहीं, थूकना है पीछे थूक के आप बहाना मत लो। जरूर जरूर, बहुत अच्छी फरमाइश कर रही है। और ये गजल वालों का आज तक समझ में नहीं आया बहुत लोगों को कि 1.5 घंटे तक इनका तबले वाले से एडजस्टमेंट क्यों नहीं हो पाता है। पब्लिक बोर होती थी और हथौड़ी का खेल होता रहता है। हाँ जरा उठाइए, थोड़ा उठाइए, थोड़ा और ऊपर, और ऊपर, थोड़ा ऊपर। सिलबट्टा ले, सिलबट्टा मार मार, नहीं खुद को, और चढ़ जाओ, ऊपर चढ़ जाओ। हाँ चढ़ जाओ, ऊपर चढ़ जाओ। हाँ वो चटाई बिछा ले उसके ऊपर। हाँ कूद जा, कूद जा। जो लोग नया गजल के प्रोग्राम सुनने आते हैं वो सोचते हैं शायद ये जो हो रहा है यही शो है। कुछ लोग तो इतना देखने के बाद कई बार घर चले जाते हैं, पड़ोसी बताता है प्रोग्राम उसके बाद था। फिर इनको अगर बहुत एहसान करने के दिल हुआ तब गजल गाना शुरू करते हैं, और ये बहुत मेहरबानी करते हैं बीच बीच में कोई डिफिकल्ट अगर उर्दू आती है, लफ्ज कठिन, तो उसकी मीनिंग बताते हैं। तो कभी कभी इतने आसान शब्दों की मीनिंग बताते हैं कि लोग भड़क जाते हैं। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। दौलत, दौलत मतलब, दौलत मीन्स प्रॉपर्टी। एक खड़ा हुआ, नहीं दौलत मतलब वड़ा पाव। अबे इतना आइडिया है हम लोगों को, क्या मदरसा खोल के बैठा है? इतना उर्दू आती गजल सुना भाई। जरूर जरूर, बहुत बेहतरीन फरमाइश। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। शोहरत, ख़वातीन हज़रात, शोहरत, शोहरत मतलब वो आदमी डंडा लेके आया, अगर मतलब बताया खोपड़ी खोल दूंगा कलिंगड़ की तरह। जरूर जरूर, तशरीफ रखिए। वाह। और ये गाते गाते देखते रहते हैं कि वाह वाह किधर से आ रही है, जिधर से वाह वाह आई। ये दौलत भी ले लो, जिधर से वाह वाह आई हारमोनियम उसी की तरफ मोड़ दिया। अब पूरी रात तू ही भुगत। बहुत उर्दू नाम बन के बैठा है। और गाते गाते देखते रहते हैं इनकी पहचान का कौन परिवार आया है। अगर वो लेट आया है तो इशारों इशारों में उसको बिठा देते हैं, इशारों इशारों में उससे हालचाल पूछ लेते हैं गाते गाते। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, दौलत शोहरत भी ले लो। अभी वही पहले वाली। ये दौलत भी ले लो, ये शो मगर छीन लो। बोला मैं बैठ जाऊंगा, तू गा कमीने। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। पीछे से कोई खड़ा हुआ बोले बहुत बोर कर रहा है, इसकी औरत भी ले लो। अपने इंडिया में, अपने देश में स्टैंड अप कॉमेडियन को बहुत देर से पहचाना गया। कॉमेडियन तो अपने यहाँ बहुत बड़े बड़े हुए हैं और बहुत बड़े स्टार्स हुए हैं, सुपर स्टार हुए हैं कॉमेडी में, लेकिन स्टेज पे हंसाने वालों को, जिनको मिमिक्री आर्टिस्ट भी कहते हैं और इंटरनेशनली स्टैंड अप कॉमेडियन कहते हैं, इनको कभी इस तरह से नहीं माना गया कि इनकी अपनी अलग से शाम हो या इनको देखने के लिए लोग घर से निकले। यहाँ तक कि मैंने कुछ शो के दौरान मैं खुद पब्लिक के बीच में बैठा हुआ था, तो जैसे अनाउंस होता था कि आपके सामने आपको हंसाने के लिए या मिमिक्री पेश करने के लिए आ रहे हैं फलाने, जैसे अनाउंस होता था तो ऑडियंस उसको समझती थी इंटरवल है, और लोग बोलते थे चलें बाथरूम वाथरूम हुआ है, गुड्डू बाथरूम जाना है, चलो बाथरूम हो जाए, अभी तो मिमिक्री होगी। यानी मेन शो नहीं था। तो हम कभी जब शोज करने के लिए अब्रॉड जाते थे तो वहाँ हमें बताते थे लोग यहाँ स्टैंड अप कॉमेडियन की बड़ी मांग है और उनके अपने शो होते हैं अलग से। तब सोचते थे वो अपने हिंदुस्तान में कब होगा वो, लेकिन टाइम आया
भले देर से आया और आज तो बाढ़ आ गई ऐसे सब शोज़ की। और वो आया असल में लाफ्टर चैलेंज से ही। लाफ्टर चैलेंज आया 2005 में और बीमारी की तरह छा गया, फैल गया पूरा। हमारे गजोदर भैया एक बार एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप गए, दुकान में पहुंचे, नया मोबाइल लेना था उनको। अरे भैया भैया है दुकान में कोई है? कहाँ है? अच्छा भैया भैया हमें एक मोबाइल दे दो, मोबाइल फोन बड़ी स्क्रीन वाला देना, बड़ी स्क्रीन का। हाँ बड़ी बड़ी स्क्रीन का। अरे और बड़ी स्क्रीन का दो, और बड़ी स्क्रीन का ये लो, और बड़ी स्क्रीन का। भैया और बड़ी स्क्रीन का मोबाइल दो। इतनी बड़ी स्क्रीन का क्या करोगे? भैया बहुत दिन से परेशानी चल रही है। कहा हमारे पास एक मोबाइल है, वो का जब बंद करके खोलो तो दोनों तरफ से दो हाथ आते हैं और ऐसे मिलते हैं। तो हाथ तो हम देख रहे कई साल से, वो दोनों जने का आज तक चेहरा नहीं देखा। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बातें जारी रखेंगे राजू श्रीवास्तव के साथ, जो कि मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन है। मैं कई बार कहता हूँ नेता जितना देश के काम नहीं आते उतना हम कॉमेडियन के काम आते हैं। हमने सबके ऊपर खूब जोक किए। शुरू में था जब आप किसी नेता की नकल करें तो ये डर होता था कि वो कहीं भड़क नहीं जाए, लेकिन अब बहुत अच्छा है। अब तो बहुत सारे नेता अपनी नकल करवाना चाहते हैं। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आज हमारे साथ हैं राजू श्रीवास्तव, जो कि मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन है। राजू, आपने कहा ब्रेक से पहले कि आज जो कॉमेडी का बिजनेस है वो बीमारी की तरह छा गया है। इसमें कुछ आपकी राय भी शामिल है, क्या कहना चाहते थे आप बेसिकली? मैं समझता हूँ देर से सही, लेकिन कॉमेडियंस को पहचाना गया और आज भरपूर प्यार मिल रहा है, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि विदेशों से भी, हर तरफ से। अब तो हर चैनल में कॉमेडी शो आ रहा है, फिल्में भी वही चल रही हैं जिसमें कॉमेडियन है। तो मुझे लगता है इसकी एक वजह और भी होगी, शायद जो महंगाई है, हर एक के पास जो टेंशन्स हैं, हर एक के घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। तो कोई सिलेंडर को रो रहा है, कोई 2G को रो रहा है, तो कोई उसको रो रहा है, कोई तो कोई कोयला जी को रो रहा है। तो इस महंगाई बढ़ी है तो लोग हंसना भूल गए। तो मुझे लगता है जो भी अच्छे से हंसाना चाहता है लोग उसे हाथों हाथ ले रहे हैं। एक वजह ये भी है। मैं कई बार कहता हूँ नेता जितना देश के काम नहीं आते उतना हम कॉमेडियन के काम आते हैं। हमने सबके ऊपर खूब जोक किए। शुरू में था जब आप किसी नेता की नकल करें तो ये डर होता था कि वो कहीं भड़क नहीं जाए, लेकिन अब बहुत अच्छा है। अब तो बहुत सारे नेता अपनी नकल करवाना चाहते हैं, अपने ऊपर जोक्स चाहते हैं, उससे उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती है और कॉमेडियन की रोजी रोटी भी चल जाती है और नहीं फ़ायदा ही होता है, दोनों को फ़ायदा होता है। दोनों को फ़ायदा होता है। आपने कहा आपने खुद भी इस काम को करते करते ही सीखा, कुछ तो आपके अंदर था लेकिन कुछ आपने डेवलप पॉलिश करते किया। तो इस पेशे में जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए अगर आपको कुछ टिप्स जैसी चीज़ कुछ कहनी हो तो क्या कहते हैं आप? मुझे लगता है एकदम नेचुरल रहना चाहिए। पब्लिक उसे पसंद नहीं करती जो थोड़ा बन के स्टेज पे आए, थोड़ा अपने आप को हीरो जैसा फील करे कि अब तो मैं मशहूर हो गया हूँ। थोड़ा हाय, हाउ आर यू, आर यू एंजॉयिंग, ये कुछ स्टाइल। ये कॉमेडियन जब परफॉर्म करता है तो लोगों को लगता है कि हाँ यार ऐसे ही तो हमारे ऑफिस में भी एक आदमी है। अरे बिल्कुल सही कह रहा है यार, हमारे मोहल्ले में भी ऐसे ही होता है। अरे हाँ यार ट्रेन में ऐसे ही होता है। अरे वो जो राजू श्रीवास्तव बता रहा है ना, ट्रेन में ऐसे ही देखा हमने। हाँ एयर होस्टेस फ्लाइट में ऐसे ही बात करती हैं। तो हम बात करते हैं कभी रिक्शे वालों की, कभी सब्जी वालों की, दूध वालों की, तो हमें वैसे ही बिहेव भी करना चाहिए। और जितना हम नेचुरल रहें, स्वाभाविक रहें, और डबल मीनिंग जोक, द्व्यर्थी संवाद या गंदगी वाले जो है ना वल्गर, ये टेम्परेरी तौर पे तो भले आपको थोड़ा सा तालियां दे दें या नाम दे दें, लेकिन ये लॉन्ग रन के लिए अच्छा नहीं है।
जितना हो सके नेचुरल बातें। हमारे पास अपना पूरा देश है, चाहे खेत खलियान की बात करें, किसान की बात करें, अपनी ट्रेन में क्या होता है उसकी बात करें, तो गंदे जोक्स बोलने की आवश्यकता नहीं। और जितना हो सके सबके बीच घुले मिले। जैसे आज मेरी बिल्डिंग का वॉचमैन आज भी मेरा दोस्त है। मैं अपने ड्राइवर से बातें करता हूँ, पुराने दोस्तों के घर जाता हूँ, तो मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ। अब तो मतलब आप ज़मीन से कटने की भी संभावनाएं धीरे धीरे बन रही होंगी। अब मुझे लोग ऊपर वाले करम है कि लोग फ्लाइट दे देते हैं, तो फिर मैंने फ्लाइट में क्या क्या होता है वो बताया। एयर हॉस्टेस कैसे बात करती है, क्या क्या खाने का ऑर्डर कैसे लेगी, एक्सक्यूज मी व्हाट यू प्रेफर, वेज और नॉन वेज। अब कोई हिंदी भाषी आदमी है जो समझे नहीं, तो बोले ऐसा बढ़िया कुशल मंगल है, कोई परेशानी नहीं है, सब आनंद है। नो नो नो, वेज और नॉन वेज, हाँ हाँ सब ठीक है, सब ठीक है, बढ़िया है। शाकाहारी या मांसाहारी, बिहारी बिहारी। और आखिर में राजू श्रीवास्तव जी, हम आपसे ये चाहेंगे कि इस पूरी बातचीत को हम इस नोट पर ख़त्म करें कि जैसा कि कहा जाता है कि आप एक काफ़ी कुशल ऑब्जर्वेशनिस्ट हैं। जिस तरह से मैं आपसे सवाल पूछ रहा था, अगर आप मुझे इमिटेट करें तो मुझे भी पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा होता हूँ, मतलब जब आपके साथ बात कर रहा होता हूँ। हाँ, ज़्यादातर कई बार मैं सामने वाले को नोट कर लेता हूँ, लेकिन उसके लिए हमें 2-3 मीटिंग होनी ज़रूरी है। आप माशाल्लाह बहुत तमीज़ से और बहुत तहज़ीब से बात कर रहे हैं, तो मुझे एक एबनॉर्मल चाहिए होता है कैरेक्टर्स। आप तो बहुत अच्छे से जी, तो आप बताएं, आप इस बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, आपके क्या तासुर हैं, तो इस बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। तो आपकी ज़बान बहुत साफ़ और बहुत अच्छी है। वैसे जो थोड़ी डिफ़िकल्ट है मिमिक्री करने, वो मैंने किया अभी बीच में। एक मेरा कॉमेडी प्रसंग है, बनाया था कि मैंने एक बार एक मैडम से कहा, मैडम आप इतनी गोरी हो, आपके हस्बैंड इतने गोरे हैं, फिर आपके 3 लड़के इतने काले। हाँ, ये तीनों आपस में एक दूसरे से जलते हैं। ये थे राजू श्रीवास्तव प्रोग्राम गुफ्तगू में। कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।